चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल कला की बारीकियों के लिए जाना जाता है। तो चलिए उन्हीं बारीकियों से हम अवगत होते हैं। तो हम पढ़ेंगे भारतीय चित्रकला की विशेषता। भारतीय चित्रकला तथा अन्य कलाएं अन्य देशों की कला से भिन्न है। भारतीय कलाओं की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो भारतीय कलाओं को अन्य देशों की कला से अलग कर देती हैं। यह विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है धार्मिकता। धर्म। भारतीय कलाओं का जन्म ही धर्म के साथ हुआ है और हर धर्म ने कला के माध्यम से ही अपनी धार्मिक मान्यताओं को जनता तक पहुंचाता है। क्या? देखिए, पहली बात, धार्मिकता में हर कला का जन्म धर्म से हुआ है और धर्म के प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता तक पहुंचाता है। इसी प्रकार देखिए, चलिए, इसी प्रकार भारतीय चित्रकला तथा शिल्प का लगभग 3-4 हजार वर्षों से धर्म से घनिष्ठ संबंध रहा है। अतः भारतीय चित्रकला में धार्मिक भावनाएं पूर्ण रूप से समा गई हैं और चित्रकला को धार्मिक महत्व के कारण ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का साधन माना गया है। अब दूसरा क्या है? तो देखिए, दूसरा है अंतः प्रकृति से योगी या साधक की दृष्टि से अंकन। ठीक है, इसमें देखिए, भारतीय चित्रकला अन्य शिल्पों में सांस्कृतिक सादृश्य एवं बाहरी जगत की समानता का महत्व नहीं, बल्कि मानव के स्वभाव या अंतःकरण को गहराई तथा पूर्णता से दिखाने का अत्यधिक महत्व है। मतलब फिर से समझिए। देखिए, यह मानव के महत्व को नहीं बल्कि मनुष्य के स्वभाव, अंतःक्रिया मतलब उसके व्यवहार की गहराई को दर्शाने को महत्व दिया है। ठीक है, गहन भावना या अंतःकरण, इस छवि को चित्रकार योगों के समान प्रस्तुत किया है। क्या? चित्रकार एक योग के भांति इसे प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार भारतीय योगी ध्यान तथा स्मृति की अवस्था को प्राप्त करके बाहरी तथा आंतरिक प्रकृति एवं प्रकृति के विस्तीर्ण क्षेत्र का एक ही स्थान पर बैठकर साक्षात्कार कर लेता है, उसी प्रकार भारतीय चित्रकार भी एक स्थान से अनेक स्थानों तथा क्षेत्रों से विस्तीर्णता को एक ही साथ में ग्रहण करके व्यक्त कर देता है। अब यहाँ तक का अर्थ समझ लीजिए। देखिए, जिस प्रकार पहले मुनि होते थे, महात्मा मुनि लोग होते थे, एक ही जगह जो है साधना करके, योग करके पूरी सिद्धि हासिल कर लेते हैं। वो आंख बंद करते ही देख जाते थे जिसको देखना होता कि कहाँ क्या हो रहा है। तो उसी तरह से हमारे जो कलाकार हैं वो उसी तरह से जो है कल्पना करके चीज़ों को बनाए हुए हैं। जैसे अजंता में आप देखोगे खीर पिलाता हुआ सुजाता को क्या कोई गौतम बुद्ध को जो है खीर खिलाता पिलाता हुआ देखा था? नहीं, लेकिन वो कल्पना करके बनाए हैं। बस यही चीज़ है। ठीक है, आगे देखो। और इस प्रकार की उनकी रचना में आकाश, पाताल, धरातल की कल्पना एक साथ ही समाविष्ट हो जाती है। वह पाश्चात्य कलाकारों की भांति दृश्य आकृति की एक दर्शित समाविष्ट हो जाती है। नहीं, पक्ष स्थित तक सीमित नहीं रहा, ना ही चक्षु परिस्थिति तक सीमित रहा। ठीक है, अब यहाँ तक का भी अर्थ समझ लीजिए कि देखिए ये कह रहे हैं कि देखिए, जिस प्रकार हमने बताया ना कि योगी महात्मा लोग आंख बंद करके चीज़ों को जान लेते थे ना, उसी तरह देखिए इन्होंने कहा कि आकाश पाताल इन लोगों को एक साथ चित्रित किया है, लेकिन पाश्चात्य कलाकारों की भांति दृश्य आकृति में एक प्रदर्शित पक्ष स्थित तक सीमित नहीं रहा, ना ही चक्षुष परिधि तक सीमित रहा। यानी कि केवल देखने की चीज़ों तक, एक स्थान या देखने तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने सदैव मन की आँख को खोलकर आकाशीय दृष्टि की धारणा करके दृष्टि के रचयिता के समान ही एक कथा, घटना, चित्रित विषय को संपूर्ण रूप से एक ही चित्रपटी पर प्रस्तुत किया है। यानी कि एक ही मंच पर लाने का काम किया है।
यही कारण है कि अजंता की विस्तीर्ण चित्रवलियों में जंगल, सरोवर, उद्यान, रंगमहल, पर्वत, प्रकृति तथा कथा के पात्र चित्रकार एक साथ ही एक दृश्य में दिखाई देते हैं। कलाकार ने चाक्षुष सीमाओं से मुक्त होकर अनेक स्थितियों तथा पात्रों आदि को एक साथ अपने मानसिक परिप्रेक्ष्य पे धरातल के रूप में प्रस्तुत किया है। भारतीय चित्रकला की इस विशेषता आज यूरोप के कलाविद भी मानने लगे हैं। मतलब देखिए, एक कलाकार जब कोई चित्र बनाता है ना, ठीक है, तो जैसे मान लो हमें बाजार का चित्र बनाना हुआ तो हम बाजार में भीड़ भाड़ दिखाएंगे, कुछ चाट के दुकान दिखाएंगे, कुछ वहाँ बिकता हुआ बर्तन के दुकान दिखाएंगे, गुब्बारे दिखाएंगे और कुछ सब्जियों के दुकान लगाएंगे, कुछ ठेले दिखाएंगे, वहाँ पर सड़क दिखाएंगे, सड़क पे भीड़ भाड़ दिखाएंगे, तब जाकर वो होगा ना दुकान, बाजार। तो उसी तरह से इन लोगों ने जो है देखिए उद्यान बनाए, रंगमहल बनाए, पर्वत बनाए, प्रकृति बनाए, जंगल बनाए, सरोवर बनाए, तब सबको मिलाकर एक स्थान पर रखा ना, तब वो चित्र हुआ ना। इसी तरह से अब हम आगे भी देख लेते हैं। देखिए तीसरा है योग पूजन। देखिए योगी तो बिना चित्र या प्रतिमा के भी ब्रह्म ध्यान एवं प्रभु पूजन कर सकते थे, परंतु विशाल जन समाज योगी नहीं होता। अतः इस दृष्टि को सामने रखकर हमारे आचार्य ने स्पष्ट उद्घोष किया। मतलब नहीं समझे, फिर से समझो। योगी तो बिना चित्र और प्रतिमा के भी ब्रह्म ध्यान में प्रभु पूजन कर सकते थे। मतलब देखिए जो ज्ञानी वानी होते थे उन्हें जो है किसी मंदिर में जाकर पूजा करने की जरूरत नहीं होती थी, वो किसी भी वृक्ष के नीचे जो है बैठ के ध्यान कर लेते थे। यही इसका अर्थ है। आगे देखिए, परंतु विशाल जन योगी नहीं होता, लेकिन सब व्यक्ति योगी नहीं बन पाते, सब व्यक्ति महात्मा नहीं बन पाते। इस दृष्टि में हमारे सामने रखकर हमारे आचार्यों ने स्पष्ट कहा है। मतलब हमारे ग्रंथों में हमारे जो मुनि है उन्होंने साफ साफ कहा है कि अज्ञानाम भावनार्थाय प्रतिमा परिकल्पिता, यानी अज्ञानाम भावनार्थाय प्रतिमा परिकल्पिता सगुण ब्रह्मा विषयक मानस व्यापार आसनन। अज्ञानाम भावनाय प्रतिमा परिकल्पिता सगुण ब्रह्मा विषयक मानस व्यापार आसनन, अर्थात मध्यकालीन शिल्प शास्त्रीय रचना अपराजित परीक्षा में चित्र के उद्देश्य एवं क्षेत्र के विषय में रोचक वर्णन है। इस ग्रंथ में निम्न अवतरण विचारणीय हैं, यानी कि इस ग्रंथ में इस प्रकार लिखा है। चित्रमूलोद्भवम् सर्व त्रिलोकाय सचराचरम ब्रह्मा विष्णु भवार्धश्च सुरासुर नरोरगः अस्थावरम जललम चैव सूर चंद्रो च मेदिनी। आगे और होगा। मेदिनी, आगे देखिए। चित्रमूलोद्भवम् सर्व जगत अस्थावर जगमम। क्या जगत अर्थात जगम, ये कहाँ से लिया गया? अपराजित परीक्षा से। अब चौथा हमारा है, देखिए चौथा हमारा है मानते त्वर। क्या? मानते त्वर। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय कलाकार संपूर्ण चेतन तथा अचेतन जगत को सृष्टि का अंग मानते हैं। यानी जो आप दिन में देखते हो वो भी आपके अंग हैं कला के, और जो आप रात में स्वप्न में देखते हो वो भी। तो चेतन मतलब दिन में जो आपके आंखों से दिखाई दे अच्छे से, जिसका प्रमाण हो, और चेतन माने जो सपना में देखा। ठीक है, दोनों अंग हैं। इसी से उनकी रचनाओं में मानवीय एवं प्रकृति जगत का अनोखा रूप दिखाई पड़ता है। मानवीय तथा दैवी प्रकृति शक्तियों का निवारण, पुरुष तथा नारी समन्वय, कठोरता एवं कर्कशता, कोमल एवं निर्मलता आदि के अनेक विरोधी पूरक तथ्यों को चित्रकला में समन्वय प्राप्त होता है। इसका कहने का मतलब है कि जहाँ मानव देवी देवता निर्मल, सघन, पुरुष नारी, कठोर, कर्कश, कोमल, निर्मल, सभी तरह की जो है चीज़ें इसमें स्थापित की गई है।
दुर्गा के रूप में स्त्रीत्व, पवित्रता, वीरता, कोमलता का समन्वय दिखाई पड़ता है। देखिए स्त्री में ये सारे गुण होते हैं, तो अगर वो कहीं एक दुर्गा माता को बनाए हैं तो इसमें नारित्व के गुण दिखेंगे, पवित्रता, वीरता, कोमलता सब कुछ एक में दिखाई पड़ता है ना। इसी प्रकार गणेश, हनुमान, गरुड़ आदि के रूपों में मानवीय, पशु पक्षी, सुलभ, रुक्षता आदि का समन्वय दिखाई पड़ता है। भारतीय चित्रों में पृष्ठभूमि में अनेक अलंकरणों या अभिप्रायों के रूप में प्रकृति, वनस्पतियों, पेड़ पौधों, फूल पत्तियों आदि की भव्य भावपूर्णता तथा सजीव छवि अंकित की गई है। भारतीय कला में सौंदर्य का आधार प्रकृति, जन से प्रेरित, ठीक है, जन से प्रेरित। देखिए जन से प्रेरित उदाहरणार्थ मतलब उदाहरण जैसे नेत्रों की रचना कमल, मृग अथवा खंजन, भुजा की रचना मृणाल एवं मुख की रचना चंद्र या कमल, अधरों की रचना बिंबाफल के समान की गई है। चित्रकार ने जड़ तथा पशु में भी समान रूप से आत्मा दिखाई है। इसी कारण पशु में मानवीय भावना का ओज और मानव कृतियों में देवी प्रकृति सौंदर्य के ओज दिखाई पड़ता है। भारतीय कलाओं का जन्म चक्षुष की अपेक्षा मन आत्मा के धरातल से होता है। इसी कारण इसमें सांसारिक यथार्थ की अपेक्षा आत्मा की पवित्रता में अनुप्रमाणित आदर्श के रूप अधिक हैं। भारतीय चित्रकार यथार्थ जगत में जैसा देखता है वैसा नहीं चित्रित करता, बल्कि जैसा होना चाहिए वैसा चित्रित करता है। वह उसको सत्य, शिव एवं सुंदर रूप प्रदान करता है। इस प्रकार वह आदर्श रूप रचना है। जैसे अगर वो किसी देवी देवता बनाता है ना, मान लीजिए राम को बनाएगा तो सांवले रंग में एकदम अच्छे से बाल बनाएगा, आँख बनाएगा, होंठ बनाएगा, यानी कि ऐसा नहीं। देखिए कलाकार क्या करता है, जैसे कोई कुरूप है तो उसको कुरूप ही नहीं बनाएगा, उसमें इतनी सौंदर्य दे देगा कि कुरूप व्यक्ति भी एक रूपवान लगने लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे तो चित्रित किया गया है, उनको सत्य, शिव और सुंदर प्रदान करता है। इस प्रकार आदर्श रूप रचना है। यहाँ तक ठीक है, आगे देखो। अब हम देखते हैं कल्पना कि कल्पना क्या किया गया है। देखिए भारतीय चित्रकला कला के आधार पर ही विकसित हुई है। भारतीय चित्रकला किसके आधार पर? मैं कला बोल दिया, कल्पना के आधार पर है। देखिए कला के राम, लक्ष्मण, सीता ये सब क्या थे, आज हम लोग नहीं देखे ना, हाँ सुन रहे हैं, तो ये हमारी कल्पना है। ठीक है, कि वो सांवले थे, राम जी लक्ष्मण जी गोरे थे, ये सब एक कल्पना है। हाँ हालांकि ग्रंथों में है, लेकिन एक कल्पना ही है। ठीक है, अतः उसमें आदर्शवादिता का उचित स्थान है। भारतीय मनीषियों ने प्रकृति एवं यथार्थ से ऊपर उठकर कल्पना के सहारे ब्रह्म जगत एवं अंतर जगत की गहराइयों को खोजा है। उन्होंने अनेक काल्पनिक देवी देवताओं की कल्पना का श्रेष्ठ रूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में दिखाई पड़ता है। कल्पना तथा सर्वोत्तम उदाहरण नटराज में विकसित होता है, जो नटराज की मूर्ति है शिव की। ठीक है, नटराज के रूप में सृष्टि, सृजन, विनाश, जीवन, मरण, सजीव, नृत्य दर्शाया गया है। इसमें क्या क्या दर्शाया गया नटराज में? सृष्टि का सृजन, विनाश, जीवन, मरण, सजीव, नृत्य दर्शाया है। महासंहार के उपरांत नव सृष्टि का क्रम निरंतर प्रवाहित है, जो नटराज की महान कलात्मक रूप में कलाकार ने साक्षात कल्पित किया है। ठीक, आगे देखिए। प्रतीक के रूप में प्रतीकात्मकता देखिए। प्रतीक के रूप में जैसे शंख किसका है? विष्णु जी का। चक्र किसका है? विष्णु जी का। त्रिशूल किसका है? शिव जी का। वेद किसके हैं? ब्रह्मा जी के, है ना। उसी तरह कल्पना प्रतीक है। ठीक है, देखिए प्रतीक कला की भाषा होते हैं। पूर्वी देशों में कलाओं में भारतीय कला के समान ही यथार्थ आकृतियों पर आधारित प्रतीक संकेतित प्रतीकों का अत्यधिक महत्व है। भारत की कलाओं में जटाजूट, मुकुट, सिंहासन, वृक्ष, कलश, चरण,
चक्र, पादुका, कमल, हाथी, हंस, हमने क्या बताया, ये सब ना प्रतीक हैं। ठीक है। कलाकारों ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए प्रत्यक्ष या सांकेतिक अथवा कलात्मक दोनों प्रकार के प्रतीकों का सहारा लिया है। प्रकृति, वृक्ष, यक्ष, देवता तथा ममता के लिए प्रतीकों के द्वारा प्रतिबिंबित किया है। ठीक है। हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। आकृतियाँ एवं मुद्राएं कैसी हैं। भारतीय कलाओं में आकृति एवं मुद्राओं को आदर्श रूप प्रदान करने के लिए अतिशयोक्ति अथवा चमत्कारपूर्ण अलंकारिक रूप में प्रदान किया गया है। यही कारण है कि अधिकांश भारतीय चित्रकला, मूर्तिकला में भारत की नाट्य, शास्त्रीय नृत्य शैलियों के आकृतियों की रचना यथार्थ की अपेक्षा भाव अथवा गुण के आधार पर की गई है। मुद्राओं के विधान से आकृति में की व्यंजना की गई है तथा आकृति के भाव को दर्शाया गया है। अजंता शैली की मानव आकृतियाँ तो अपनी भावपूर्ण नेत्रा मुद्राओं के कारण जगत प्रसिद्ध हैं। राजपूत तथा मुगल शैली में भी विविध नृत्य मुद्राओं का समावेश किया गया है। मुद्राओं के द्वारा अनेक भाव सफलता से दर्शाए गए हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण देख लो भाई। उदाहरण के लिए ध्यान, उपदेश, क्षमा, भिक्षा, त्याग, तपस्या, वीरता, क्रोध, विरह, कांटा निकालने वाली मुद्रा, कांटा निकालने वाली पीड़ा, प्रतीक्षा, एकाकीपन आदि मानव मन के भाव को बड़ी सरलता एवं स्वाभाविक मुद्राओं के द्वारा मूर्तिमान किया गया है। भारतीय कलाओं में मुद्राओं का आधार भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र था। नाट्यशास्त्र के अभिनय प्रकरण में वर्णित अंगों तथा उपांगों के भिन्न भिन्न प्रयोगों के द्वारा उसमें मुद्राओं का अवतरण किया गया है। मुद्राओं को हम भाव छवि भी कहते हैं। क्या भाव छवि भी कहते हैं। आगे देखते हैं। समान पात्र। पाश्चात्य कला में व्यक्ति वैयक्तिक का महत्व है, परंतु भारतीय कला में समान पात्र विधान परंपरा के रूप में विकसित किया गया है। समान पात्र विधान का अर्थ है कि आयु, व्यवसाय, पद के अनुसार पात्रों की आकृति एवं आकृति के अनुपात का निर्माण किया गया है। राजा, रंक, देवता तथा राक्षस, साधु तथा स्त्री, सेवक, गंधर्व, शिशु, किशोर, युवक तथा मानव तथा वामन आदि के रूपों तथा उसके अंग प्रत्यंग के अनुपातों को भारतीय कला में निश्चित किया गया है। पद अथवा व्यवसाय के अनुसार उसके चिन्ह के आसन भी प्रयोग किए गए हैं। जैसे अगर कुम्हार है तो उसके पास चाक रखा होगा, मिट्टी रखा होगा, बनाएंगे। लोहार है तो बर्तन रखे होंगे। ऐसे ही प्रतीक की बात हो रही। समान पात्र। अलंकारिकता। अलंकारिकता से आकर्षण प्राप्त होता है, अतः कला का कार्य अलंकरण करना भी है। भारतीय कलाकार सत्य एवं शिव के साथ सुंदर की कल्पना भी करता है, अतएव सचमुच तथा आदर्श रूप के लिए वह अलंकारों का अपनी रचनाओं में प्रयोग करता है और आकृतियों की रूपश्री का वर्धन होता है। जैसे चंद्र के समान मुख, खंजन अथवा कमल के समान नयन, कदली स्तंभों के समान जंघा, सुख चंचु के समान नासिका भारतीय आलेखन में अलंकरण का उत्कृष्ट रूप दिखाई पड़ता है। जैसे अजंता की, अभी 2 पेज और बचा है, बस पढ़ लो, बस बारीकियों से हो जाओगे अवगत। देखिए, अजंता की गुफाओं के अलंकरणों, राजपूत तथा मुगल चित्रों के हाशियों के पुष्पे, पंछियों, मानवाकृतियों, पशुओं, प्रतीक चिन्हों आदि के अति अलंकारिक रूप प्रस्तुत किया गया है। अजंता तथा बाघ की चित्रावली संसार